अस्सलाम वालेकुम जी। बूटों की चाप सुनाई दे रही है वाज़े तौर पर, ऊंची ऊंची आवाज़ से पता चल रहा है कि जी बूट आ गए हैं और बूट वाले भी आ गए हैं। और जैसे ही ये खबर आई है यूथियाज़ घबरा गए। घबराना भी चाहिए, घबराना भी चाहिए। बल्कि मैं तो तमाम तर पीटीआई के सपोर्टर्स से कहूँगी और वोटर्स से भी कहूँगी कि वो एक दफ़ा खान साहब को अडयाला में पैगाम भेजें और उनसे पूछे, खान साहब खून ते घबरा लीजिए, वरना वो तो हमेशा ही कहते बस घबराना नहीं है आपने। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको वाकई कह रही हूँ कि घबरा लें। थोड़ा सा घबराने का वक्त हुआ चाहता है यूथियाज़ का। ये क्यों कह रही हूँ, इसकी तफसीलात अब से थोड़ी देर में अभी आपको बताती हूँ मैं। आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी क्यों नहीं होनी चाहिए, बताइए क्यों ना लगे। आर्टिकल 6 की सदाएं क्यों आ रही हैं, इस बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगी। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, 8 फरवरी तो पत्थर पर लकीर है ही ना। तो 10 फरवरी को जो हमारे पास पूरी हुकूमत की फॉर्मेशन आएगी उसका कुछ ज़रा खाका मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन एक चीज़ हतमी तौर पर रखूँगी, हुकूमत का तो स्केच रखूँगी, बट जो हतमी तौर पर चीज़ आपके सामने रखूँगी ना टेबल पे, वो हैं जी नोटों की बोरियाँ जिसके मुंह खुलने वाले हैं। और किस किस को नोट मिलेंगे और नोट देने वाले कौन होंगे और नोट लेने वाले कौन होंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जी एक तो दफ़ा 144 लग चुकी है उन तमाम जगहों पर जहाँ पे अडयाला में बैठे हुए एक साहब ने कहा था कि निकलो निकलो बाहर निकलो। अच्छा, मैं इसके बारे में ना ज़्यादा बात नहीं करती और मैं करना भी नहीं चाहती। मैंने पिछली वीडियो में भी बात नहीं की थी, सिर्फ मतलब इतनी ज़्यादा, सिर्फ यही कि खान साहब ने कहा बाहर निकले, उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। और बल्कि मैं चाहती हूँ कि जो बाकी लोग भी हैं मैं उनको अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू हवाले से बताऊँ कि वो इस बात के बारे में ज़्यादा बात ना करें। क्योंकि अडयाला में बैठे जो इमरान खान साहब हैं वो बहुत से केसेस में मुलजिम हैं और जिनमें उनको सज़ा हो चुकी है उसमें मुजरिम भी हैं। और वो जिस तरह के खौफनाक किस्म के प्लान बनाते हैं ना, खौफनाक किस्म की जो बातें करते हैं इंतशार फैलाने वाली, हमें उनके मैसेजेस को फैलाना नहीं चाहिए। तो ये जो हर कोई कह रहा है ना कि इन्होंने कॉल दे दी और खान साहब ने एक कॉल दे दी और फलाने ने कॉल दे दी, मैं नहीं समझती कि ये जो खबर है और ये जो जुमला है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की लाइमलाइट इसको बटोरनी चाहिए। क्योंकि एज अ गेट कीपर जो एनालिस्ट, सहाफ़ी, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट होते हैं, दे आर द गेट कीपर्स, राइट। सो एज अ गेट कीपर, एज अ रिपोर्टर, मैं ये समझती हूँ कि मुझे इस चीज़ को आगे नहीं फैलाना चाहिए कि ये मैसेज जी एक मुजरिम का आगे फैलता जाए कि हाँ जी निकलो निकलो फलाना निकलो, जो आप जहाँ पे भी बस निकलने का कहा है ना, जो भी कहा है। दफ़ा 144 लग चुकी है क्योंकि भाई अब बदअमनी नहीं फैलानी है क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं। बंदा सही दहशतगर्दों से लड़े कि आप लोगों से लड़ ले, आप लोगों को प्रोटेक्शन देता फिरे और आप लोगों को ही संभालता फिरे। तो भाई और भी बहुत से मामलात हैं जिसके ऊपर जो है बेसिकली रियासत को सोचना है। तो खैर एक तो दफ़ा 144 है, तो बाकी भाई साढ़े तेना रहना ते जागते रहना, ये वाली सूरत हाल है। बाहर अगर आप निकलेंगे और फिर अगर आपको पकड़ा गया या धरा गया या आपको कुछ किया गया तो फिर आपने कहना जी जमहूरियत पे अटैक हो गया और ये तो जी बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, पता नहीं क्या हो गया। तो भाई प्लीज़ वार्न कर रही हूँ मैं आपको। दूसरी चीज़ जी, वजारत दाखिला ने काबीना को कह दिया है कि भाई आप हमें फ़ौजी दे दें। तो फ़ौजी भाई आ रहे हैं, रेंजर्स हैं, FC एहलकार हैं। 2,77,000 कितने 2,77,000 मांग की है इलेक्शन कमीशन ने। और बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार हमारी फ़ौज आ रही है और वो इसलिए तैनात हो रही है क्योंकि 8 फरवरी को पुरअमन पाकिस्तान के इंतखाबात कराने। अब आ जाएं जी, ये दोनों खबरें तो अच्छी नहीं हैं पीटीआई के लिए, यूथियाज़ के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन वो खबर जिसने बेसिकली यूथियोज़ का वो होता है ना तरा निकाल दी है, वो जो खबर है ना जिसने जान ही निकाल दी है, वो खबर ये है कि भाई कासिम सूरी ज़िंदा हो गए। कासिम सूरी ऐसे ज़िंदा हुए हैं कि कासिम सूरी का मामला ये था कि वो डिप्टी स्पीकर थे पिछली जो असेंबली है इमरान खान साहब की, और बड़े धक्के के और ज़बरदस्ती के डिप्टी स्पीकर थे। और इसलिए धक्के के डिप्टी स्पीकर थे क्योंकि उन्होंने जब NA का इलेक्शन लड़ा था हुकूमत बनाने से पहले, तो उस इलेक्शन में कोई अराउंड 55,000 वोट्स, 50,000 या 55,000 समथिंग लाइक दैट, वो जो इतने वोट्स थे ना वो कोई जाली थे, उनका कोई रौला मचा हुआ था बहुत ज़्यादा। और फिर ये कहा गया उस टाइम पर कि जी इलेक्शन दोबारा कराए जाए क्योंकि
वोट जाली हैं और ये कुछ पता करना है, तो रादर दैन के दोबारा इलेक्शंस कराए जाते, उस टाइम पर इमरान खान साहब की सहूलतकारी अपने उरूज पर थी, बिल्कुल जोबन पर थी उनकी सहूलतकारी। उनके अदलिया के अंदर बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, इमरानदार जजेस थे और भरपूर इमरानदारी फैसिलिटेशन हो रही थी और हर जगह से फैज़ याबी मिल रही थी। फैज़ यहाँ से निकले फैज़ मिल रहा है इमरान खान को, वहाँ से निकले फैज़ मिल रहा है, इधर जा रहे हैं फैज़ मिल रहा है, उधर जा रहे हैं फैज़ मिल रहा है। तो वो जो एक रंगीन और बहुत ही फैज़ याब किस्म का जो दौर था, जो कि इमरानी दौर था, जिसमें हर कोई इमरान खान की सर से पाँव तक मोहब्बत में सरशार था, उन्होंने स्टे दे दी और फिर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 साल, जी हाँ ये 5 साल हो गए, ये 5 साल का स्टे है और ये कासिम सूरी साहब के हवाले से केस चल रहा है। अब मसला ये है कि मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ और मैं बार बार बोलूँगी और मैं बोलती रहूँगी क्योंकि ये मेरा जुमला है, ये मेरा कॉपीराइट है और प्लस ये पाकिस्तान की हर सिचुएशन पे सूट भी होता है कि ये 2024 है। शुक्र करें कि ये जनरल बाजवा का दौर नहीं है, शुक्र करें ये जनरल फैज़ का दौर नहीं है, शुक्र करें कि ये साकिब निसार का या बंदयाल साहब का दौर नहीं है, ये दौर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर है, ये दौर जनरल आसिम मुनीर का दौर है। जनरल आसिम मुनीर किसी को डिक्टेशन नहीं देते, जनरल फैज़ हमीद जैसे लोग आज हैं नहीं पावर में, तो जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने विजन से चलते हैं और कासिम सूरी का केस लगा है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब उनके सामने ये प्ली आई कि अभी ये जो केस है ये गैर मौसर हो गया है तो हम वापस लेना चाहते हैं, माँ सदके जाए वकील हैं जी नईम बुखारी साहब, वो नईम बुखारी साहब जो कि इमरान खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो नईम बुखारी साहब जो कि बुग़्ज़ नवाज़ में सर से पैर तक सरशार हैं, वो नईम बुखारी साहब चीफ जस्टिस साहब को फरमाते हैं अदालत को कि गैर मौसर केस है वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा ऐसे कैसे वापस लेते हैं, इधर आ जाएं, शाबाश वापस आएँ, कोई चक्कर नहीं है, मेरिट पर केस सुना जाएगा। आपके जो मौक्कल हैं, आपके जो क्लाइंट हैं, क्या वो मेरिट पर एमएनए बनते हैं? अगर वो मेरिट पर एमएनए बनते हैं तो वो मेरिट पर डेप्यूटी स्पीकर बनते हैं, और अगर वो मेरिट पर डेप्यूटी स्पीकर बनते हैं तो फिर जो भी तनख्वाहें और जो भी मराहत ली गई हैं वो मेरिट पर हैं, और अगर वो मेरिट पर नहीं है तो क्या तनख्वाहें क्या मराहत सब कुछ वापस निकाले। वो लोग जो कि कदम कदम पर नवाज शरीफ से कहते थे, शरीफ ख़ानदान से कहते थे रसीदा कड्डो, वो लोग जिन्होंने हर कदम पर काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके ख़ानदान, उनकी वाइफ सरीना ईसा सबसे कहा जी रसीदा कड्डो, आज उनसे रसीदें मांगी जा रही हैं और जायज़ तौर पर मांगी जा रही हैं। उनसे तो अभी अपनी जायदादों के बारे में नहीं कहा जा रहा, उनसे तो सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो कौम के पैसों से आपने तनख्वाहें और मराहत ली हैं ना कासिम सूरी साहब, ये आप हमें बताएं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो असेंबली का इन्होंने हाल किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आधी रात को अदालत खुली कि भाई ये इमरान खान साहब और इनका टोला क्यों नहीं जा रहा भाई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत ख़त्म शुद्ध, लेकिन ख़त्म नहीं कर रहे थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक वाहिद आइनी तरीका है एक सिलेक्टेड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामान से बाहर करने का, और उस आइनी तरीके के ऊपर जो शबखूर मारा गया वो भी इन हज़रत की तरफ से, जो डेफिनेटली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सारी तो काम इन्होंने करने होते हैं। तो भाई 55,000 जाली वोट, जाली मैंडेट, जाली सीट, जाली डेजिग्नेशन, मतलब, और ऑडेसिटी देखें, जुर्रत देखें, बेशर्मी और ढिठाई देखें कि अपने अंदर से करतूते ये हैं। चलें जी, नवाज शरीफ के साथ तो जो कर रहे थे सियासी हरीफ है, वैसे तो खैर क्यों कर रहे थे मैं तो उस पर भी सवाल करती हूँ, लेकिन इन्होंने तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी नहीं छोड़ा था जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे। इन्होंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी कि कुछ भी हो जाए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बस चीचू की मलिया के ही चले जाएं, इंडिया ट्रांसफ़र हो जाए उनका, लेकिन वो बस इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में आके ना बैठें, वो बस किसी तरह चीफ जस्टिस ना बने। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? इसीलिए घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है,
क्योंकि होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। अब अगर रसीदें नहीं देंगे, अब अगर ये नहीं बताएंगे कि मेरिट पर थे, इतना लंबा स्टे क्यों था, भाई आपने इतने 1 2 3 4 साल तक आपने 5 साल तक आपने स्टे लिए रखा, 4 साल आप उस स्टे के ऊपर जो हैं डिप्टी स्पीकर रहे, 1 साल तो चलो ये वाला ना कि हुकूमत में नहीं थे, वो तो चले जी इस्तीफ़ा दे दिया व्हाट्सोएवर। तो भाई नईम बुखारी साहब को काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत बातें सुनाई और नईम बुखारी साहब ने उन बातों का जवाब बाहर आके रिपोर्टर्स पर, मतीउल्लाह जान जैसे रिपोर्टर्स पर निकाला कि उनको गंदी बीप वाली गालियाँ दी, बीप वाली गाली दी, क्योंकि वो मतीउल्लाह जान के सवाल का बर्डन नहीं उठा पाए थे। कोई मुश्किल सवाल नहीं किया था उन्होंने, वो तो सिर्फ यही पूछ रहे थे कि जी जो स्टे है क्या वो 100% दुरुस्त है, क्या वो सही है। वो तो इसी तरह के सवाल पूछ रहे थे। भाई ज़ाहिरी सी बात है, वो कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, एंकर भी हैं, उनका काम है सवाल पूछना, और सवाल के जवाब में गाली ये तो पीटीआई वाले ही दे सकते हैं। सवाल के जवाब में गाली तो मैंने और किसी पॉलिटिकल पार्टी के सियासतदानों को देते हुए नहीं देखा। मेजॉरिटी पीटीआई वाले ही होते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसी की गई है, उनकी सोच ही ऐसी। अब आप कहेंगे नईम बुखारी साहब की कौन सी परवरिश? नईम बुखारी साहब की परवरिश तो नहीं की गई, लेकिन अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वो क्या दोस्त नहीं है इमरान खान साहब के? क्या नवाज फैमिली के, शरीफ ख़ानदान के दुश्मन नहीं है? बुग़्ज़ नहीं रखते क्या उनसे? तो उनका तो दिमागी लेवल तो खान साहब से ही मिलता है ना, तो फिर ज़बान भी खान साहब से मिलती है। खान साहब भी गाली पहले देते हैं, बाद में करते हैं, और नईम बुखारी साहब के भी मुँह से गाली निकल गई। अच्छा, और ढिटाई का आलम यह था कि वो, अच्छा चले मैं आपको ये बता देती हूँ, एफ़ से गाली शुरू होती है, एफ़ से सबसे जो गंदी वाली गाली है, ठीक है, एफ़ से शुरू होती है। और वो एफ़ वाली जो गाली है उन्होंने दे दी। उसके बाद मतीउल्लाह जान को कहते हैं कि अब चलाओ ये गाली भी चला के दिखाओ, सो दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ बैड, दिस इज़ हॉरिबल। मुझे तो ये सुनकर पढ़कर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने कहा अब हम आपको और कैसे एजुकेट करें इनकी ढिटाई के बारे में। अगर इसके बाद भी ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप लोगों को की आंखें नहीं खुलती, आपको नहीं समझ में आ रही है, तो फिर तो बस सबका अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं और क्या कह सकती हूँ आप लोग को, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं जी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी लाहौर आ गए हैं। भाई NA-127 जो है ना, वो बड़ा मतलब वो हुआ हुआ है। मैंने आज वैसे जाना भी है वहाँ पे अपना टेलीविज़न के लिए शो करने के लिए, सो कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा उसका अहवाल बता दूँ। खैर, अब पीपल्स पार्टी का ये प्लान है कि लाहौर की सीट किसी तरह बस बिलावल निकाल लें, और उस सीट के लिए पूरी पीपल्स पार्टी काम कर रही है कि जी बस ये लाहौर से हमें ये सीट मिल जाए। हाँ, बिलावल डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहे, एक जलसा किया है, 2 दफ़ा वो इधर गए हैं अपने हलके में 127 में। बाकी उन्होंने नॉमिनेट किया है जुल्फ़िकार अली बदर को, जो जहांगीर बदर साहब के साहबजादे हैं, कि वो बाकी इसको देखेंगे। एनीवेज़ खैर, सो मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनको सीट मिल जाए और वो इस सीट को रखें, क्योंकि जो बिलावल की सिंध वाली सीट है उसके ऊपर तो किसी को भी खड़ा करके जितवा सकते हैं। वहाँ से उनका प्लान ये है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, वही जो एंटी नवाज़ वोट, जी जो भी आज़ाद उम्मीदवार है ना, उसको पीपल्स पार्टी अपने आप में शामिल कर ले, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और पैसे वो खर्चते पे हैं, मतलब उनके पास स्पॉन्सर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ इस टाइम पर ना 2 लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं। वो एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि जहांगीर तरीन से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, पार्टी बनाना किसको आता है, और उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है इस हवाले से। और दूसरा कि पीपल्स पार्टी भी, तो बेसिकली इन्होंने बोरियां रखनी है और बोरियों के मुंह खोल देने हैं, और बोरियों के अंदर होने हैं नोट। और इसलिए खोल देने हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध ले करके, ये लाहौर वाली सीट ले करके, ANP को मिला करके, कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को मिला करके, अपने नंबर पूरे करके हुकूमत बनाने की कोशिश करना चाहती है। और आपको पता है कि ये बाजवा साहब का तो दौर है नहीं, जनरल फैज़ हमीद भी नहीं है, इस टाइम पर जनरल आसिम मुनीर हैं, और जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे भी खेलना चाहती है उसको खेलने दो। जो पॉलिटिकल पार्टी अपना नंबर पूरा करेगी वो अपना वज़ीर आज़म बनाएगी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ना जनरल आसिम मुनीर साहब किसी को रोक रहे हैं, ना जनरल आसिम मुनीर साहब किसी को चुक रहे हैं, ना जनरल आसिम मुनीर साहब किसी को आगे कर रहे हैं, ना जनरल आसिम मुनीर साहब किसी को पीछे कर रहे हैं। आ रही है ना समझ मेरी बात की? वहाँ पर अगर मैं नून लीग की बात करूँ तो नून लीग का ये प्लान है कि उनको विफाक लेना है, क्योंकि पंजाब के अंदर वो काफ़ी कंफर्टेबल है और पंजाब में वो एडजस्ट करने के लिए भी तैयार है। हालांकि एडजस्टमेंट होनी नहीं है, वहाँ पे प्रॉबेबली शहबाज शरीफ साहब ही जाएंगे आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, और मैं आपको इससे पिछले 2-4 रोज़ से यही रिपोर्ट दे रही हूँ जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं।
और सेंटर के अंदर, फेडरल के अंदर नून लीग, MQM, JUI यानी मौलाना साहब वाली पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके साथ ये भरपूर अंडरस्टैंडिंग है कि उनके साथ, एंड ऑफ कोर्स काफ लीग ऑल्सो, वो वफाक में नून लीग के साथ चलेंगे, वो वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलेंगे। सो इन सब को मिला करके वो अपने मरकज़ के नंबर पूरे कर लेंगी। तो नून लीग को जो बेसिकली गरूर है ना अपने काम का, उस गरूर के चक्कर में नून लीग ने पैसे नहीं खर्च करने, पैसे खर्च करने हैं पीपल्स पार्टी ने, और बोरियों के जो मुंह हैं नोटों वाली वो खोलने हैं जहांगीर खान तरीन साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यानी IPP ने और PPP ने। इन दोनों के अंदर मुकाबला है, जिसने ज़्यादा लोगों को ले लिया, और ये वही लोग होंगे जो कि 9 मई में थे, मतलब उस पार्टी के होंगे। लेकिन यहाँ पर ना ये सियासत का दोगलापन है, ये सियासत की हिपोक्रेसी है कि भाई या तो PTI ने 9 मई किया है तो फिर पूरी की पूरी PTI को कोई ना ले, इनको आज़ाद ही रहने दें, रहें आज़ाद। लेकिन क्या करें ना, सियासतदानों की मजबूरियां हैं, पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मजबूरी है। इनको 9 मई भूल जाता है इस टाइम पर, क्योंकि हुकूमत बनानी है, बार्गेन अच्छा करना है। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर के भी, जो PTI के हैं, जो मुख्तलिफ होंगे, उससे वो हुकूमत तो नहीं बना सकेगी, लेकिन ये है कि बार्गेनिंग पावर, जितने ज़्यादा उनके पास बंदे होंगे, जितने ज़्यादा बंदे जहांगीर खान तरीन के सबके पास होंगे, उतना अच्छा वो बार्गेन कर लेंगे। तो भाईजान वो वक्त है कि नोटों की जो बोरियां हैं उसके मुंह खुलने वाले, पैसा ही पैसा होगा, बोलियां ही बोलियां लगेगी, लाखों की नहीं, करोड़ों की और अरबों की। जी 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 जी, इतना ही पैसा होता है। और ये क्योंकि फरवरी है, और फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च में हाफ ऑफ द सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, इसलिए ये इलेक्शंस फरवरी में भी कराना इस हद तक ज़रूरी थे, क्योंकि अगर एक दफ़ा आइन की पामाली कर दी गई है, इलेक्शन की डेट एक्सीड कर दी गई है, दोबारा कर दी जाती तो जो सेनेट है उसको भी सैक्रिफाइस और उसको भी सफ़र करना पड़ता। तो जो सेनेट में है वहाँ पर भी फिर और पैसे चाहिए होंगे। तो जो फरवरी और जो मार्च है ना, ये बड़े बड़े सियासतदानों की बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगनी हैं, बहुत बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ। चले जी, ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। बाकी इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि आज का जो बाकी पूरा दिन है वो कैंपेनिंग के हवाले से कैसा रहता है और उसमें क्या मज़ीद खबरें आती हैं। उसके लिए अगली वीडियो के अंदर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।